स्टूडेंट्स, इसमें हम गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है कि एक सीधे आवेशित अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक। तो इसके लिए क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक चालक तार L ले लेते हैं जो आवेशित है, ठीक है, और इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। अब गॉस प्रमेय से हमको इस गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करना है इसमें, तो गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो इसके लिए हम इसको O को L को अक्ष मानकर और R त्रिज्या का एक बेलनाकार आकृति बना लेते हैं, R त्रिज्या की, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। R त्रिज्या की एक बेलनाकार आकृति बना लेते हैं जो इस बिंदु P से होकर जाता है। अतः इसका जो पृष्ठ होगा वो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। यहाँ पर एक देख लीजिए, इसके जो ये बेलनाकार आकृति है इसको तीन पृष्ठों में हम बांट सकते हैं। एक पृष्ठ F1, दूसरा पृष्ठ F2 और ये तीसरा पृष्ठ S3। चित्र का नाम आप लिख लेंगे जो ये लिखा हुआ प्रश्न, यानी सीधे आवेशित चालक के कारण अनंत लंबाई सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिएगा कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार L है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। L को अक्ष मानकर R त्रिज्या का एक बेलन खींचा, ठीक है ना, जो बिंदु P से होकर जाता है। अतः इसका पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। चलिए, तीव्रता इसके तीन पृष्ठों से निकालेंगे हम। कौन कौन? फ्लक्स के आधार पर पृष्ठ F1 से, F2 से और F3 से। तो यहां लिखेंगे पृष्ठ F1 के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो F1 है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो पृष्ठ के समांतर कहलाएगा, ये F1, और सेम इसी तरह F3 भी पृष्ठ के समांतर कहलाएगा, ठीक है ना। जो पृष्ठ F1 है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर, जो पृष्ठ F3 वो विद्युत क्षेत्र के समांतर, और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ये आकृति, इतनी जो वक्र पृष्ठ आकृति होती है ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा, और ये दोनों वृत्तीय आकृतियां जो हैं ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो DF होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर जो DF होगा वो इसके लंबवत हो जाएगा और यहाँ पर DF लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए पृष्ठ F1 के लिए, चूंकि F1 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है, अतः वेक्टर E व इसका पृष्ठ, यदि हम DF1 मान लें इसका पृष्ठ, ठीक है ना, इसका पृष्ठ पृथ्वी क्षेत्रफल DF1 या F1 पूरा मान सकते हैं। सीधे से आप F1 इसको ले सकते हैं, सीधे से लिखिए, चूंकि F1 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है तब E व F1 के बीच का कोण, इसका जो क्षेत्रफल होगा वेक्टर F1 के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जो क्षेत्रफल सदिश होगा F1, क्षेत्रफल सदिश F1 वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तब F1 से बद्ध फ्लक्स फाई E1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर F1 cos थीटा, वेक्टर F1 बराबर E F1 cos थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो E F1 cos 90 डिग्री बराबर E F1 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब पृष्ठ F2 के लिए तो ध्यान दे लीजिए, ये जो पृष्ठ F2 है ये विद्युत क्षेत्र E के क्या है, लंबवत है। तो यहां लिखेंगे F2 के लिए, पृष्ठ F2 के लिए तो आप क्या लिख लेंगे, चूंकि F2 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है अतः इसका क्षेत्रफल सदिश F2 वेक्टर F2 और वेक्टर E के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो पृष्ठ F2 से बद्ध फ्लक्स सेम ऐसे निकाल लेंगे आप, बद्ध फ्लक्स, ठीक है, फाई E2 इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर F2 बराबर E F2 cos थीटा
बराबर ES2 cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री इक्वल टू ES2। अब S2 क्या है? इस वक्रपृष्ठ का, इस पूरे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दे लीजिए कि हम इसकी जो आकृति हम बेलनाकार बनाए हैं उसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l है, मान लेते हैं कि स्मॉल l लंबाई इसकी। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल S2 हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E इंटू S2 मतलब इस वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। तो ये हमारे पास 5E2 हो गया। इसी प्रकार S3 के लिए ध्यान दीजिए, S3 और F1 सेम कंडीशन में है, तो 5E3 इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर E डॉट वेक्टर S3 बराबर ES3 cos 90 डिग्री, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइएगा, आता है संपूर्ण पृष्ठ से, जो आपका पूरा पृष्ठ है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ F2 का उपयोग कर लिया है, इसलिए यहाँ DF कोई जरूरी नहीं कि हम DF यहाँ लिखें। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी, इसकी हम वेक्टर F2 लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ले रहे हैं। वेक्टर F2, इसके लिए F2 ले रहे हैं, इसके लिए F1 ले रहे हैं, इसलिए आपको DF लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप लिखेंगे अब कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से, बेलनाकार जो पृष्ठ है आपका, कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5E1 प्लस 5E2 और प्लस 5E3 इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई ये E इंटू 2 पाई आर एल और प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया? E इंटू 2 पाई आर एल। इसकी वैल्यू हो गई 5E की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, तो परंतु गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां Q क्या है? इसके अंदर उपस्थित आवेश, बेलन के अंदर उपस्थित आवेश। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? LHF बराबर है तो RHF बराबर हो जाएंगे। E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। E दिस कम्स आउट E इक्वल टू Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये E की वैल्यू हो गई। इसको मानना हो तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड मान सकते हैं। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन नंबर। अब ऊपर हम माने थे कि इसका रैखिक आवेश घनत्व का कितना है, या जो तार है ये, इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। तो रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? QL। यहाँ आप लिख सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा बराबर QL। ये आपको पढ़ाया जा चुका है पूछे रैखिक आवेश घनत्व में। तो लैम्डा बराबर Q अपान L होता है, तो इसका हो जाएगा Q इक्वल टू, इसके द्वारा हमको मिलेगा Q इक्वल टू लैम्डा L। Q की वैल्यू को कर दीजिए यहाँ लाके। अतः समीकरण 3 से E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q की जगह वैल्यू को कर देंगे लैम्डा L अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। L से L कैंसिल, हमारे पास आया लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, या लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इक्वल टू, यही अभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए सूत्र है जो आपको ज्ञात करना था। नीचे आप लिख देंगे ये व्यंजक है। और इसके बाद यहाँ आप ये ध्यान दे लीजिए कि जो सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज से आपका ये टॉपिक पूरा पाठ ही आपका समाप्त हो गया इस टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे आपके पाठ के वो कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।